जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो कब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। फाइनली सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब आपकी वैकेंसी आ चुकी है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, उस टाइम पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये बहुत कम आप सभी को पता होता है। आप भले ही अप्लाई आप कर देते हो, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, बाद में मान लीजिएगा आपका अच्छे नंबर आ गए, आपने तैयारी की है और बाद में कहीं ऐसा ना हो भगवान करे, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि कोई डॉक्यूमेंट्स एरर के कारण आपको अगर बाहर कर दिया जाए, तो सबसे बड़ी आपकी वहीं पर दिक्कत होती है। फिर आप सारी चीज़ों को पछताते हो हर एक तरीके से। मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे कह रहा हूँ, जो हमारे साथ कई बारों से हुआ भी था। हालाँकि मेहनत आप करते हैं तो उसकी सफलता ज़रूर मिलती है, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना, और अभी-अभी एक फ़िलहाल भर्ती बोर्ड ने 17 अगस्त को ही आपने शायद देख ही लिया होगा, एक नोटिस फिर से अनाउंसमेंट उन्होंने की है, अभी भी मैंने देखा ट्वीट पर। तो उन्होंने क्या कहा है, अभी की नोटिस आई है हाल ही में, और उन्होंने जो कहा है वो ऑनलाइन आवेदन को लेकर के ही कहा है, कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर टिप्पणी की है, उसको मैं आपको दिखाऊँगा। और साथ ही साथ हम इसमें टिप्स भी आपको बताएँगे कि आपको कैसे चीज़ों को कवर करनी है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि आपका एग्ज़ाम बहुत अभी आपके पास टाइम रहेगा, तो ये बिल्कुल भूल जाइए कि आपके पास टाइम होगा, ठीक है? एग्ज़ाम आपको बहुत जल्द कंडक्ट होने को देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ, ठीक है? जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जो नोटिस आई थी, नोटिफ़िकेशन, फुल नोटिफ़िकेशन पहले आपको बताता हूँ, फिर जो अभी लेटेस्ट भर्ती बोर्ड ने जारी किया है, जो ट्वीट करके उसमें नोटिस में कहा है, उसकी भी बात करेंगे। उस पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है, कि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है अभी तक, ठीक है? तो आपको पता है कि 12 तारीख को ये नोटिस जारी की गई थी, ठीक है? जो कि 4543 पदों पर थी, ठीक है? तो आपको पता है कि आपने सारी चीज़ें पहले ही देख ली है कि आपकी कैटेगरी वाइज़ कितनी सीटें हैं, सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी आप सभी को पता है, तो ज़्यादा इसमें नहीं बताऊँगा। हालाँकि आपने पता ही है, अगर ओटीआर आपने कर लिया है, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ओटीआर में से एक डिटेल आप लोगों को फिल करनी होती है, यानी क्वालिफ़िकेशन, जहाँ तक आपने हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन की है, ओटीआर में आप फिल कर दीजिए, ठीक है? जितना भी क्वालिफ़िकेशन उसमें डिमांड कर रहा है, ठीक है? आप वहाँ पर अगर फिल कर देंगे, तो क्या होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है? यूपीएसआई का फॉर्म भरेंगे, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके पास ज़्यादा डिटेल नहीं माँगेगा। फिर उसमें सिग्नेचर, फ़ोटो, बस यही चीज़ें माँगेगा न्यू, बाकी सारी डिटेल आप पहले से ही ऐड कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं माँगता है, ठीक है? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी वैकेंसीज़ आएँगी तो आप उसमें बिल्कुल भर सकते हो विदाउट ओटीआर, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो एक बार आपको करना होता है, तो ओटीआर सबसे पहले करना है, उसके बाद आगे अप्लाई करना होता है, ठीक है? इस बात का भी ध्यान रखना है। और रही बात सब्जेक्ट वगैरह के सिलेबस की, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। हालाँकि चलिए मैं आपको एक-एक करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपने पहले से ही देख लिया होगा, और सभी के लोगों को पता भी है, इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स को, ठीक है? जो नए हैं वो भी ध्यान दीजिए, जो पुराने हैं वो भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा, जो आपको सिलेक्शन के लिए करना चाहिए। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, बहुत सारा भंडार होता है, लेकिन एक सिलेक्शन आपको लेना होता है, उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आपको ज्ञान लेना है, तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है, ठीक है? तो आपको लेना है सिलेक्शन, तो उसके लिए बहुत ही स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि पहले भी हमने आपको बताया था, ठीक है? जब वैकेंसीज़ नहीं आई, तो उससे पहले भी हमने आपको पहले ही बताया था, उस क्योंकि नोटिस उन्होंने जारी की थी कि 3 साल की वो छूट देंगे, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एक्स्ट्रा। तो मैंने आपको पहले से कमिटमेंट की थी, और बाद में उन्होंने नोटिस भी जारी कर दी थी, ठीक है? वही नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, तो 3 साल आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, यानी कि आपको बहुत अच्छा मौका भी है। जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो बिल्कुल मत खोइएगा इस बार, ठीक है? और हाँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर सबसे बड़ी लोगों की गलती ये होती है, हालाँकि आपने उम्मीद है कि आपने कई बार एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर समझने की बहुत ही ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होती है? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि हिंदी होती है, ठीक है? जनरल हिंदी हो गया, ठीक है? आपका जो मूल विधि संविधान का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, इस बात का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है? और मानसिक योग्यता परीक्षण आपको पता है, और अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि बल, ठीक है? यानी कि यहाँ पर मैथ, रीज़निंग का भी की सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के आपके पास पता है कि भई आपके पास 160 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 400 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? तो आपको इनमें से आपको मेरिट बनानी होती है, ठीक है? तो कुल मिला के यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है भाई, क्या है, सेक्शनल है, ठीक है? यहाँ पे 35% आपको लाना ही लाना है, यहाँ पर इन्होंने साफ-साफ मेंशन कर रखा है। जो नया है वो ध्यान रखिएगा कि पर सेक्शन आपको हर सेक्शन में 35% मिनिमम अंक लाने होंगे, और कुल इन्होंने 50% अंक प्राप्त करने की बात की है, ठीक है?
क्योंकि आप यहाँ पर कहा, यहाँ पर साफ साफ उन्होंने कहा प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी को भर्ती में नहीं दिया जाएगा। यानी कि और कुल आपको क्या कहते हैं पूरे सभी में मिला करके आपको पास कम से कम 50% इन्होंने एवरेज बता रखा है, और 35% आपके पास सेक्शन वाइज होना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक सेक्शन में अंदर। क्योंकि ओएमआर बेस पे आपका एग्जाम होना है, आप सभी को पता है, जो पहले से जानते हो सभी को पता ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी आपके हाइट वगैरह सारी चीज़ें पता है, आपको पता है 2 आवर्स का टाइम है और 160 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आपको मैं तरीका बता दूं, एक बात ध्यान रखिएगा कि देखिए सबसे पहले मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, पूरी स्ट्रेटजी बता रखी है, लेकिन थोड़ी सी आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है ना, कैसे तैयारी करनी है, उस बात पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नोटिस आई है। देखिए अगर यहाँ पर नोटिस की बात करें तो आप यहाँ पर नोटिस दे सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कहा रखा है कि भाई उप निरीक्षक और यहाँ पर उन्होंने कहा एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति सूचना संख्या, ठीक है, इन्होंने कहा रखा है भाई PRPP जो यहाँ पर दिया रखा है निरीक्षक संवर्ग में, ठीक है, 3 बेटा 2025 में दिनांक 12/8/2025 को पता है कि आवेदन आपको आमंत्रित किए गए हैं, इन्होंने कहा ये भी कह रखा है। तो यहाँ पर आप सभी को इतना तो पता ही पता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस हैं यहाँ पर आपको क्लियर करते हैं यहाँ पर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको पढ़िएगा यहाँ पर सभी में। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या रखा है कि भाई यदि 10वीं और 12वीं अंक का तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख पृथक नहीं है, तब तो भाई ठीक है। इन्होंने कहा है भाई यहाँ पर पॉइंट को पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ पर से आप डाउनलोड करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बाकी आप यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड पे जब ट्वीट में जाएंगे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी नोटिस। यदि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करनी होंगी। यानी कि आपको क्या करना है कि भाई दोनों दोनों अगर आपको डिफरेंट है तो फिर भी दोनों के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं, यानी कि आपका दोनों एक ही में है, तो भाई उसको भी आपको कह रखा है इन्होंने कि ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में यदि एक अभिलेख अपलोड किया जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने सारी चीज़ें कह रखी है। यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है तब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। तो कुल मिला के इन्होंने ये कह रही अब स्नातक नहीं है, ठीक है, अपेयरिंग में है, फिर भी जो है नहीं कर सकते आवेदन, क्योंकि इन्होंने कंप्लीटली मांगा है भाई। अगर स्कोर कार्ड आपके पास मांगा है, आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तब आप अपलोड करेंगे। इन्होंने साफ साफ इन्होंने अंक प्रमाण पत्र की बात की है। यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी। यानी प्रोविजनल आपके पास तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, इन्होंने एक ऑप्शन दिया है। और अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक जो मानक परीक्षण के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि एक बात इन्होंने साफ कर दी है, आप ध्यान रखिएगा, जिनका ग्रेजुएशन अगर आपके पास डिग्री नहीं आई है, आपने एग्जाम दे दिया है और आपके पास क्या है मार्कशीट नहीं है, ठीक है, अंक तालिका नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब इन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई आपका जब फिजिकल होगा, ठीक है, DVPST होगा, उस टाइम आपको आपका डॉक्यूमेंट्स देना अनिवार्य होगा, ठीक है। बाद में फिर कोई सुनवाई नहीं होगी, उससे पहले ही आपको लाना होगा, इन्होंने साफ साफ नोटिस में कह रखा है। तो ये अच्छा मौका इन्होंने दिया है कि भाई काफ़ी लोग डर रहे होंगे कि हमारे पास तो अभी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या है, अंक तालिका नहीं है, यानी आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, आपके पास मार्कशीट नहीं आई है अभी तक, आप लोग सोच रहे हो कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि बाद में हम आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा, तो ये मान्य तब तक होगा, इन्होंने कहा रखा है, जब DVPST होगा, उससे बाद का फिर मान्य नहीं होगा। तब तक आपके पास स्कोर कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और महिलाओं के लिए भी इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि महिला अभ्यर्थी को आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष के प्रस्तुत करने संबंध में है, ठीक है। यानी कि इन्होंने कहा रखा है जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको आपके फादर साइड का होना चाहिए। काफ़ी लोग जो मैरिड हैं, ठीक है, उन लोगों को हो सकता है हस्बैंड साइड का जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हो, तो आपको अपने फादर साइड का ही लगाना होगा, इन्होंने साफ साफ कह रखा है। और इन्होंने डेट भी डाल रखी है भाई, कितना पुराना होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, उन्होंने साफ साफ दे रखा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज़ें आप गलती कर देते हो। आवेदन तो आप कर लोगे, एग्जाम भी दे लोगे, लेकिन बाद में आएगी जब आपका DV होगा, तब फिर दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं पहले से आपको सतर्क रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जल्दबाजी में आप अप्लाई कर देते हैं, बाद में भी पछतावा होता है, इसीलिए आपके पास टाइम है, अभी अप्लाई करने में बहुत टाइम है, अगर बहुत सारा समय है तो अभी भी आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल मेंटेन करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब रही बात एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। तो देखिए जो एग्ज़ाम की संभावना है, मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये लास्ट डेट ख़त्म होती है, ठीक है, अप्लाई फॉर्म कंप्लीट होते हैं फॉर्म भरने,
ठीक है, कंप्लीट होने के कम से कम 2 मंथ्स के बाद, ठीक है, 2 मंथ्स के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो करा लिया जाएगा। तो उम्मीद मेरी यही है कि अभी अगस्त है, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, तो नवंबर और दिसंबर के बीच ये आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है, क्योंकि आगे भी जो चुनाव आने भी होते हैं तो उनको सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है, तो जो वैकेंसी आपकी होगी ये मत सोचिएगा कि हमें 6 से 7 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है, कोई अगर मामला नहीं होगा, हालांकि एग्ज़ाम से पहले तो कोर्ट में जाती नहीं भर्ती, है ना, उससे पहले अगर सारी चीज़ें हो जा रही हैं, यहाँ तक उम्मीद है कि एग्ज़ाम बहुत जल्द कंडक्ट होगा, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती भी आनी है, तो ये बहुत टाइम से कराएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको भी कंप्लीट कराना होगा, कांस्टेबल भी, ठीक है, कांस्टेबल का भी जो बहुत जल्द आएगा, जो इसमें 19,000 पद दिए हुए थे, अब वो बढ़ करके करीब 24,000 के आसपास होंगे, 24,153 पदों पर ये जो है अपेक्षित है, टेंटेटिव है, इसके आसपास ही रहने वाले हैं, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने स्मार्ट प्लान की बात की है, स्ट्रेटजी की बात की है कि आपके पास प्लान होना चाहिए, कैसे आप तैयारी करेंगे, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा आपको, ठीक है, और काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं एक्सप्रेसली आपको बताऊंगा एक शुरुआत से ही लेकर के आपको स्ट्रेटजी प्लान समझाऊंगा, जिसमें केवल वही होगा स्ट्रेटजी प्लान। तो इस वीडियो का इंतजार करिए और बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो, ठीक है, मैं अपने एक्सप्रेस बेस पे जो जिस प्रकार से मैंने चीज़ों को पढ़ करके क्वालिफाई किया उस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चीज़ों को हैंडल करना होता है, आपको सिलेक्शन लेना होगा तो आप कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको सबसे अलग ही चलना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो वो बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना, ज्ञान जिनका ज्ञान चाहिए भाई वो सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखना, ये चाहे काफ़ी लोगों को ये बुरा भी लग सकता है लेकिन ये सच है ना, सिलेक्शन के लिए कुछ लिमिटेशन होती है, चीज़ों को समझना होता है कि कैसे हम चीज़ों को हैंडल करें, और ज्ञान के लिए तो कुछ भी मिल जाए, आप पढ़ ले रहे हो वो ज्ञान ही होता है, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है। हालांकि चलिए मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।